लोक भारती 9वीं कक्षा। बच्चों, ये हमारे दूसरी इकाई का 5वां पाठ, अतीत के पत्र। अतीत मतलब बीता हुआ कल। पत्र, लेटर। विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी, इन दोनों ने एक दूसरे को लिखा हुआ 2 लेटर्स हमें इस पाठ में पढ़ने को मिल रहा है। पहले हमें दोनों लेखकों का परिचय दिया है। उसमें से पहला विनोबा भावे जी, विनायक नरहरि भावे उनका पूरा नाम है। उनका जन्म कभी हुआ था, देखिए 11 सितंबर 1895 में, 1895, 11 सितंबर। उनकी मृत्यु कभी हुई थी? 15 नवंबर 1982 में, 15 नवंबर 1982। परिचय: विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम मीन्स आज़ादी की जो लड़ाई है, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सेनानी रहे, यानी उसमें शामिल थे। सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सामाजिक कार्यकर्ता मीन्स समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोशल वर्कर, तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। मीन्स गांधी जी का बहुत ही बड़ा भक्त या फॉलोवर थे। प्रमुख कृतियां इन्होंने लिखे हुए बुक्स का नाम: गीताई, उसमें गीता का मराठी में अनुवाद है। गीता मीन्स भागवत गीता, मराठी में अनुवाद, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सब उनके बुक्स के नाम थे। अब महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी, आप तो उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, बच्चे बच्चे उनके बारे में जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में, 2 अक्टूबर हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, तभी उनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी हुई थी 30 जनवरी 1948, 1948 में, जनवरी 30 को उनकी मृत्यु हुई। परिचय: गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख मीन्स सबसे मेन राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल लीडर, साथ साथ में राजनीतिक यानी पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं। और गांधी जी का आज़ादी के लिए, आज़ादी, भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी का क्या योगदान है हम सभी जानते हैं। इन्होंने भी काफ़ी बुक्स लिखे हैं। उनमें से प्रमुख, उनमें से मेन बुक्स है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो बुक है उनका आत्मकथा है। आत्मकथा मीन्स ऑटोबायोग्राफी, अपना ही जीवन का स्टोरी अपने हाथों से लिखना, दैट इज आत्मकथा। हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल, ये भी इन्होंने लिखा हुआ और एक बुक हो गया। इनके अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा, ये 2 बुक्स के अलावा लगभग प्रत्येक दिन मीन्स ज़्यादातर हर एक दिन अनेक व्यक्तियों के लिए और समाचार पत्रों के लिए लेखन लिखते थे। रेगुलर कोई ना कोई मैगजीन के लिए, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के लिए, कोई व्यक्तियों के लिए हर रोज वो अपना लेखन लिखते थे। अब गद्य संबंधी आपको कुछ दिया हुआ है मीन्स इस लेसन के बारे में। यहाँ प्रथम पत्र, प्रथम यानी पहले का पहला पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, मतलब पहला पत्र में हमें क्या देखने मिलते हैं? विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, अटल निश्चय, डिटर्मिनेशन, देश सेवा व्रत, देश का, देश प्रेम, देश का सेवा करने का जो कसम उन्होंने लिया, परिश्रम, मेहनत, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, एवं गांधी जी के प्रति यानी गांधी जी के लिए उनके मन में जो समर्पण है, एवं श्रद्धा, उनके मन में जो
श्रद्धा है वो परिलक्षित होती है, मतलब वो हमें इसमें से दिखाई देती है। दूसरे पत्र गांधी जी ने लिखा है, दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति, गांधी जी को भी विनोबा भावे के प्रति कुछ फीलिंग्स है। वो क्या है? विश्वास, भरोसा है। पितृवत प्रेम, यानी एक पिता को अपने बेटे के लिए क्या प्रेम होता है वो दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। इन पत्रों में विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ये दोनों पत्र पढ़ने पर हमें बहुत सारे ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हमें अपनानी चाहिए, वैसे कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। परम पूज्य बापूजी, परम पूज्य यानी बहुत ही पूजनीय, मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, पूजा जिनका करते वैसे बापूजी, इस तरह विनोबा भावे अपने लेटर शुरू करते हैं और गांधी जी को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ संबोधित करते हैं। परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। अस्वास्थ्य मीन्स स्वास्थ्य सही नहीं रहना, हेल्थ खराब होने के कारण आश्रम से मैं बाहर गया था। गांधी जी का साबरमती आश्रम आपने सुना होगा। गांधी जी का जो आश्रम है वहाँ पर गांधी जी के जो फॉलोवर्स वगैरह मिलजुल कर रहते थे। देश सेवा के कार्य जो कोई भी कार्य होता है उसका सभी डिस्कशंस वगैरह सब कुछ वहाँ पर होता था। वहाँ पर उन लोग पूरे तरीके से सेल्फ डिपेंडेंसी से रहते थे। अपना काम खुद करना, खुद कमाना, इवन खाना तक खुद उन लोग बनाते थे। छोटे मोटे वेजिटेबल गार्डन वगैरह बनाते थे। तो वैसा पूरे तरीके से किसी पर डिपेंड होने के बिना जीने का जो तरीका है वहाँ पर हुआ करता था। गांधी जी का उसूल ऐसा ये सभी थे। तो गांधी जी के आश्रम में विनोबा भावे जी थे, पर वो अपने तबीयत बिगड़ने के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था, यानी ये डिसाइड हुआ था कि 2-3 मास मतलब महीने वाई रहकर, वाई महाराष्ट्र का एक जगह है, एक गांव है वाई में रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, ऐसा तय करके निकले थे। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो विनोबा जी कह रहे कि कुछ 2-3 महीने के बाद वापस आने को सोचकर निकले थे, पर 1 साल बीत गया, पर मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। तो मुझे ये बात का मान लेना चाहिए, कबूल करना चाहिए बात कि मैं क्यों वापस लौटा नहीं, इसका तो पूरे ब्लेम मुझ पर ही है। वैसे मामा फड़के, मामा बुलाते हैं, ये कौन है? फड़के जी, वो भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गया हुआ एक व्यक्ति है। वसुदेव बलवंत फड़के उनका पूरा नाम है। तो वैसे उनको मामा बुलाते हैं। फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु यानी परंतु, लेकिन मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरा जन्म ही ये जो जन्म मेरा है वो भी आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। मीन्स आश्रम में आकर रहने के बाद आश्रम से मेरा बहुत ही ज़्यादा, मेरा हृदय में खास जगह बना दिया है आश्रम ने। मेरे दिल में बहुत अच्छा जगह आश्रम ने बना दिया है और मैं इस तरह सोचता हूँ कि मेरा ये जन्म आश्रम के लिए बनाया हुआ है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा? जब आश्रम से इतने अपनापन है तो सवाल ये उठता है कि मैं 1 साल तक आश्रम से क्यों बाहर रहा? जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। जब मैं 10 वर्ष का था, बहुत ही छोटा था, तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत यानी जो दुनियादारी के सभी मोह माया, परिवार, शादी, कुटुंब, ये सभी के बारे में ना सोचते हुए जो जीवन होता है, दूसरे के हित के लिए जो जीवन होता है, देश के लिए जो जीवन होता है, मानव जाति के लिए जो जीवन बिताते हैं, उसे ब्रह्मचर्य का व्रत कहते हैं। तो मैंने 10वां साल में ही
ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुए, मतलब पालन करूँगा मैं पूरे जीवन भर, ऐसा कसम लिया था और देश सेवा करने का भी कसम लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। फिर छोटे स्टडीज़ वगैरह होने के बाद हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। शौक लगना मतलब बहुत ही आस लगना, बहुत ही इच्छा हो जाना, मतलब भगवत गीता पढ़ना है मुझे, उसको जानना है, अध्ययन करना है, यानी कि सीखना है, पढ़ना है, वैसा मेरे अंदर बहुत ही शौक हुआ। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। लेकिन मेरे पिताजी ने, ये सब विनोबा भावे जी कह रहा है, बोला कि मुझे तो भागवत गीता अध्ययन करना था तो उसके लिए संस्कृत पढ़ना पड़ता है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के जगह में, जैसे हमको भी 3 लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है ना, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी मराठी, है कि नहीं। तो इस तरह स्टडीज़ में, एकेडमिक ईयर में, सिलेबस में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज ऐसा होता है। तो सेकेंड लैंग्वेज के जगह में मेरे पिताजी ने मुझे फ्रेंच लैंग्वेज लेने के लिए ज़बरदस्ती किया, ज़ोर दिया, आज्ञा दी, ऑर्डर दिया। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। तो फ्रेंच लेने के बावजूद, पिताजी के कहने पर फ्रेंच लिया, पर मेरा संस्कृत सीखने का जो दिल है या भागवत गीता पर जो मेरा इंटरेस्ट है बिल्कुल कम नहीं हुआ। मैं खुद ब खुद, यानी स्वयं ही अपने आप ही घर में बैठकर संस्कृत का अभ्यास करने का शुरू किया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ। आपकी आज्ञा मीन्स महात्मा गांधी का आज्ञा लेकर आश्रम में तो शामिल हो गया, दाखिल हुआ, एंट्री किया। पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। जैसे आश्रम में एंट्री किया, आश्रम में पार्टिसिपेट करने लगा, तब अचानक मुझे उसी वक्त वेदांत उपनिषद, ये सब हिंदू धर्म ग्रंथ होते हैं जिनमें बहुत सारे नॉलेज होते हैं। तो वेदांत का अभ्यास करने का, पढ़ने का मुझे बहुत ही अच्छा एक मौका मिला था। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। वाई जो गांव मैंने बताया, वहाँ पर नारायण शास्त्री मराठे नाम का एक आजन्म ब्रह्मचारी, यानी जीवन भर ब्रह्मचर्य करने का जो निश्चय किया हुआ एक विद्वान, बहुत ही बड़ा एक पंडित, एक स्कॉलर, विद्यार्थियों को वेदांत तथा यानी और दूसरे भी अलग अलग स्क्रिप्चर्स, अलग अलग नॉलेज वाले शास्त्र सिखाने का काम कर रहे थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ यानी लालच, ग्रीड मुझे हुआ। वो नारायण शास्त्री मराठे नामक जो विद्वान है, उनके पास जाकर उपनिषद पढ़ने का, उपनिषद मैंने बताया ये हिंदू धर्म ग्रंथ है, तो वहाँ पर जाकर उनके पास से पढ़ने का बहुत ही इच्छा हुई। इस लोभ के कारण, यानी ये मेरे लालच के कारण, वाई में मैं ज़्यादा समय रहा। तो वाई में जाकर जल्दी नहीं आने का एक वजह यह है कि मुझे इस नारायण शास्त्री के पास जाकर उपनिषद का अध्ययन करना है, तो उस वजह से वाई में रुक गया ज़्यादा वक्त। इतने समय में मैंने क्या क्या किया ये लिखता हूँ। तो इतना वक्त मैंने बेकार में नहीं बिताया, ये बताने के लिए क्या क्या मैंने किया ये मैं बताता हूँ। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वो लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। कौन सा लोभ था? उपनिषद सीखने का लोभ था। तो ये लालच के कारण मैंने आश्रम से इतने दिन जो बाहर रहा, उतने दिनों का मेरा जो कार्य है, मेरा जो काम है रेगुलर का, मैं आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त यानी कारण, तबीयत को सुधारने के कारण पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। तो देखो, आपने सुना है ज़रूर, चलना, वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। बराबर, शरीर में एक्सरसाइज मिलता है तो इंसान तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मैं दिन में 10-12 माइल घूमने को चालू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। जो चक्की है, गेहूँ वगैरह, अनाज वगैरह पीसने का जो पत्थर का चक्की, पुराने ज़माने में वही इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले चक्की नहीं थे। तो 6 से लेके 8 सेर मीन्स पुराने टाइम में
मेशर करने वाला चीज़ें, अनाज वगैरह मेशर करने वाले, तोलने वाले जो यूनिट होता है सेर, जैसा किलोग्राम वगैरह, 1 किलो 1.25 किलो के आसपास का वजन होता है एक सेर। 6 से 8 सेर अनाज को पीसना भी चालू कर दिया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना। तो ऐसा करते करते आज मैं एक दिन में 300 सूर्य नमस्कार और घूमना भी करता हूँ। ये मेरा व्यायाम है। व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो इस तरह करने से मेरा हेल्थ ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले मतलब अभी जो बताने जा रहा हूँ आहार के विषय। आहार मतलब खाना। खाने के टॉपिक में, सब्जेक्ट में मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं क्या चेंजेस किया। पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, मीन्स खाना जो खा रहे थे उसके साथ नमक डाल के। आप जानते हैं कि बिना नमक के तो कोई खाना खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले 6 महीने थोड़ा नमक वगैरह खा लिया, बाद में उसे छोड़ दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद नमक खाना बंद कर दिया, मीन्स खाने में बिना नमक के खाना खाने लगे। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक, आजन्म मीन्स ज़िंदगी भर नमक और मसाले ना खाने का व्रत लिया। व्रत लिया मीन्स कसम खा लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद ये बात पता चला कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। मीन्स बिना दूध पिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने वाला और मैं बराबर नहीं चल सकेगा। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। अगर ये दूध भी अगर छोड़ दिया जा सकता है तो मैं वो भी छोड़ देने के लिए पसंद करता हूँ। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया। पूरे महीना भर केला, दूध और नींबू के अलावा और कुछ भी नहीं खाए। इससे ताकत कम हुई। अब उनका कार्य के बारे में बता रहे हैं। कार्य यानी इस बीच क्या काम किया, समाज के लिए क्या किया। गीता का वर्ग चलाया। वर्ग मीन्स क्लास। भगवत गीता सिखाने का क्लास चलाया। इसमें छह विद्यार्थियों को अर्थ सहित यानी मीनिंग के साथ, अर्थ सहित यानी मीनिंग के साथ सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। पारिश्रमिक मतलब रेम्यूनरेशन, फीस, पगार, या बिना कोई पैसा लिए 6 विद्यार्थियों को, 6 स्टूडेंट्स को अर्थ सहित यानी मीनिंग के साथ गीता सिखाया। दूसरा, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ बुक है ज्ञानेश्वरी। वो 6 अध्याय यानी 6 चैप्टर सिखाए। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे, इस क्लास में 4 विद्यार्थी थे। तीसरे, उपनिषद 9 उपनिषद सिखाए। इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। हिंदी प्रचार किया। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। विनोबा भावे जी कहते हैं कि मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। क्रम यानी सीक्वेंस रखना। बच्चों को वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर रीड करने का और उसका मतलब समझाने का वगैरह क्लास चालू रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। 2 स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी सिखाए। यात्रा लगभग 400 मील पैदल, मीन्स ज़्यादातर दिनों में 400 मील पैदल यात्रा या पैदल चलता था। मतलब एक दिन में तो ऐसा नहीं है, मतलब अलग अलग जगह में यात्रा करे, वो भी 400 मील कम से कम या करीब करीब चलता था। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आणि ऐतिहासिक प्रसिद्ध किले देखे। किला जो शिवाजी का फोर्ट्स वगैरह आप जानते हैं, तो वैसा राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ वगैरह सभी ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, हिस्टोरी में फेमस, प्रसिद्ध मतलब फेमस किले जाकर देख रहा है। किले मीन्स फोर्ट। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। प्रवास करना यानी यात्रा करना, अलग अलग जगह में घूमना फिरना, सफ़र करना। उस दौरान गीता पर, भगवत गीता का प्रवचन भी यानी लोगों को उसके बारे में, उसके अंदर का संदेश वगैरह पहुंचाने का काम भी चालू था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए, तो आज तक अगर गिना जाए तो 50 प्रवचन मैंने किया है। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। तो अभी यहाँ से भी जब मैं आश्रम गुजरात के साइड में आता है, साबरमती आश्रम, तो आश्रम में आते आते पहले पैदल मैं जाऊँगा मुंबई तक। वाई से मुंबई तक पैदल जाना बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है।
और वहाँ से फिर रेल की मदद से यानी ट्रेन से आश्रम पहुँचूँगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है, मीन्स मेरे साथ साथ यात्रा में 25 साल का एक विद्यार्थी भी है और मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। तो मेरे साथ इसलिए घूम रहा है क्योंकि मुझसे वो गीता सीखना चाहते हैं। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। चैत्र एक महीना है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद यानी न्यू मून डे के बाद का जो 15 दिन है, न्यू मून डे के बाद जो फुल मून डे आने तक का जो 15 दिन है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और वो शुक्ल पक्ष का पहला दिन को मैं आश्रम में पहुंचूंगा। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। विद्यार्थी मंडल नाम का एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। उसमें एक वाचनालय खोला। वाचनालय यानी लाइब्रेरी जहाँ पर बुक्स वगैरह जमा रहते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। और उसकी सहायता के लिए यानी मदद के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। एक ऐसा सेक्शन बना दिया चक्की पीसने वाले लोग। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। तो हम लोग बहुत सारे चक्की रखे पत्थर के, जिसमें गेहूँ वगैरह अनाज पीस के आटा बनाकर देते। तो मैं और 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उनका काम हम 1 पैसे में 2 शेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को देते लोग। हाँ, तभी मशीन का चक्की आया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी था, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घरों में ही चक्की होता था। तो लोग जो मशीन में पिसाने के लिए ले जाते जो अनाज, उसको हम लोग लेते हैं, मशीन में नहीं देने देते और हम लोग लेते हैं। और 1 पैसे में 2 शेर पीस के हम लोग देते थे और वो पैसा जो जमा होता वो हम लोग वाचनालय के लिए इस्तेमाल किए। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। पैसे वाले मतलब अमीर घर के लड़के लोग भी हमारे साथ चक्की पीसते थे। ये वर्ग कोई 2 मास चला, मतलब 2 महीना ये क्लास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। इस तरह हमने धीरे धीरे पैसा जमा कर करके चक्की पीस कर पैसा बनाकर हमने वाचनालय में 400 पुस्तकें लगभग इकट्ठी की थी। सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। सत्याग्रह आश्रम गांधी जी ने इस्तेमाल किया वह हथियार का नाम है सत्याग्रह, बराबर। तो वो आश्रम का भी तत्वों को मतलब उधर के उसूलों को प्रचार करने का भी मैंने काफ़ी कोशिश की। बड़ौदा में 10-15 मित्र है। बड़ौदा एक जगह है गुजरात का। बड़ौदा में 10-15 मित्र है। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इन सभी लोगों को देश का सेवा, दुनिया का सेवा करने का बहुत, दुनिया मीन्स लोगों का सेवा करने का बहुत इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। तो इसके लिए मातृभाषा का प्रचार के लिए मतलब फैलाने के लिए हमने एक संस्था स्थापना की। इस संस्था के वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन, वार्षिकोत्सव में गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया और क्या आगे क्या करना है इसकी चर्चा। मतलब जैसे वार्षिकोत्सव सुनेगा तो मतलब हो गया कि एनुअल फंक्शन, लेकिन यहाँ पर एनुअल फंक्शन का इधर का मतलब ऐसा है कि सिर्फ उन लोग क्या करते थे, संस्था के जो सभासद है, जो चलाने वाले उनके मेंबर्स है, उन लोग सब इकट्ठे होते और क्या क्या काम किया इतने दौरान और आगे का क्या प्लान है इस वगैरह बारे में डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। तो मैंने वो वार्षिकोत्सव में जाकर मेरे तरफ से एक पॉइंट उनके सामने रखा हिंदी का प्रचार करने का। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था ये काम ज़रूर करेगी। श्रद्धा यानी विश्वास। मेरा विश्वास है कि वो संस्था हिंदी का प्रचार करने का काम ज़रूर करेगा। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया उसमें बड़ौदा की ये संस्था काम करने को तैयार रहेगी। आपने जो हिंदी प्रचार के लिए जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें ये जो संस्था है बड़ौदा का वो भी काम करने के लिए तैयार होंगे। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा ये कहना आवश्यक है। सत्याग्रह निवासी, सत्याग्रह आश्रम में जो रहने वाले हैं उनके तरफ से मेरा जो आचरण कैसा था उनके साथ वो भी बताना आवश्यक है, यानी ज़रूरी है।
आस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। आस्वाद व्रत मतलब फीका जो खाना खाने का जो व्रत है। कसम खाया है कि बहुत ही चाव का खाना नहीं खाएंगे, जो हमारे देश का कैपेसिटी है वैसा करेंगे, क्योंकि उन दिनों हमारे देश का हाल बहुत ही बुरा था, बराबर। तो आस्वाद व्रत यानी फीका भोजन जो करने का व्रत है, उसके बारे में तो उस विषय में तो मैंने भोजन संबंधी यानी खाने के मामले में जो बातें हैं, मेरा सिस्टम जो है, प्रकरण जो है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कोई भी चीज़ को पकड़कर अपने पास जमा करके नहीं रखना, परिग्रह करके नहीं रखना। लोगों तो हम सभी ऐसे हैं, फ्यूचर के लिए जमा करके रखते हैं, ज़रूरत नहीं सा चीज़ें भी अपने पास रख लेते, तो उसके अगेंस्ट जो काम होता है वो ऐसा कुछ नहीं करना, मतलब अपरिग्रह हो गया। लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है, मतलब इतना ही मेरे साथ में रखा है। क्या क्या है? लकड़ी से बना हुआ थाली है, कटोरी है, और आश्रम में से लिया हुआ एक लोटा है, धोती है पहनने और कंबल ओढ़ने के लिए, और पुस्तक। इसके अलावा मेरे पास कोई सामान नहीं है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है, मतलब बंडी यानी बनियन वगैरह, कोट पहनने का और टोपी पहनने का वगैरह कोई वगैरह नहीं पहनना है, ऐसा कसम लिया हुआ है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। मतलब गांधी जी जिस तरह रहते हैं, आपको पता है, शरीर में सिर्फ एक धोती होता है, ऊपर शर्ट वगैरह भी नहीं होता, तो इनका भी वैसे ही वही सब फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए जब ठंडी वगैरह लगता है या शरीर पर कोई चीज़ की कपड़े की ज़रूरत पड़ती है तो धोती को ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना, करघा यानी जो कपड़े बुनने का जो यंत्र होता है, मशीन होता है, जैसे चरखा, तो उस पर बुनाया हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। मतलब विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, ऐसा कहने का मतलब है। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं, मतलब ना ही मैं स्वदेशी परदेशी ऐसा सब चीज़ें सोचता हूँ। मतलब अपना देश का पराया देश का ऐसा कोई संबंध ही मेरे पास नहीं है। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ ना किया हो तो ही, मीन्स मद्रास में भी कुछ लोग इस तरह देश सेवा का काम करते थे, और गांधी जी का कहा हुआ संदेश थे ये सब कि अंग्रेज़ी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, स्वदेशी ही चीज़ इस्तेमाल करना, यानी कि अपने ही देश में बना हुआ चीज़, चाहे कितने भी कमियां हो तो भी कितने भी ज़रूरत होने पर भी क्या नहीं करना चाहिए, विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा गांधी जी का संदेश था जो पालन करते थे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य यानी सच्चाई, ट्रूथ, और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी का जान लेना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना वगैरह, और ब्रह्मचर्य आपको मैंने ऑलरेडी बताया। इन व्रतों का परिपालन यानी इन व्रतों को पालन करना अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। विनोबा भावे जी का कहना है कि सत्य और अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये 3 व्रत का मैंने मेरे जानकारी में जितना हो सके ठीक ठीक ही किया करके मुझे लगता है या मुझे विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, मतलब और ज़्यादा क्या कहूँ। जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, एक ही एक सोच आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा, मतलब मैं कभी ईश्वर का सेवा कर पाऊंगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर, ब्रैकेट में दिया है ऐसा, मैं अपना आचरण रखता हूँ। भले ही मैं आश्रम में नहीं हूँ, लेकिन आश्रम का जो कोई भी नियम है, जो कोई भी कायदे कानून है, वो सभी नियमों का पालन मैं करता हूँ, सिर्फ एक छोड़कर, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। मतलब जो व्यक्ति आश्रम के पूरे नियमों का पालन करते हैं, आश्रम के उसूलों के हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं, वो व्यक्ति तो पूरे के पूरे आश्रम का ही हुआ। आश्रम ही मेरा साध्य है, साध्य यानी मेरे अचीवमेंट है, या जो साधन है जो मेरे योग्य है, जो साधन के योग्य। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया, मतलब ये एक बात आश्रम का फॉलो नहीं करता करके कहा, वो ये एक बात की जो उल्लेख करना मतलब जिक्र जो किया, वो है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। ये भी आश्रम का रूल था, हर व्यक्ति अपना भोजन, अपना खाना स्वयं बनाना, अपना रोटी, अपना भाकरी स्वयं बनाना। वो एक रूल को छोड़कर बाकी सभी रूल विनोबा भावे
फॉलो करते थे। मैंने इसका भी प्रयत्न किया, मतलब अपना भाकरी खुद बनाने का भी कोशिश किया, पर प्रवास में ये संभव नहीं हो सका, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते रहते, तो उस प्रवास के दौरान ये पॉसिबल नहीं था। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। अगर कोई सत्याग्रह शुरू करने का हो या फिर जैसे रेल संबंधी यानी ट्रेन से रिलेटेड सत्याग्रह शुरू करने का अगर कोई सवाल आया तो ज़रूर मुझे बता देना और मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। मीन्स उस वक्त ब्रिटिशों से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके का सत्याग्रह करना पड़ता था, बहुत सारे आंदोलन करना पड़ता था। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं, मतलब यहाँ पर आश्रम में क्या फेरफार यानी क्या बदलाव हो गया है, क्या क्या हालचाल चल रहा है, तथा और कितने विद्यार्थी है, आश्रम में कितने स्टूडेंट्स अभी है। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा यानी नेशनल एजुकेशन, उसका क्या अरेंजमेंट है या योजना यानी प्लान, तथा और मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, मुझे अपने खाने पीने में और क्या चेंजेस करना चाहिए, परिवर्तन यानी चेंजेस करना चाहिए, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। मतलब ये सभी के जवाब सुनने के लिए मेरे अंदर बहुत ही बड़ा इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा का, मतलब गांधी जी को कह रहे कि आप खुद से मुझे लेटर अपने हाथों से लिखे। ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। विनोबा का बोलकर एक हाइफन डाला है, बोला कि आपको पितृतुल्य यानी अपने पिताजी समान मानने वाला समझने वाला आपका बेटा कौन है, विनोबा, उनका आग्रह यानी उनका इच्छा है कि आप अपने हाथ से मुझे पत्र लिखे। मैं 2-4 दिन में ही ये गांव छोड़ दूंगा, मतलब जिस गांव में मैं अभी हूँ वो 2-4 दिन में ही इधर से निकल जाऊंगा। विनोबा के प्रणाम। लास्ट में इस तरह प्रणाम करके लेटर को ख़त्म करते हैं।